हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों, क्लास 12th में आपका जिस तरह से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं, कुछ उस पैटर्न के क्वेश्चन आंसर्स कराए जा रहे हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर के, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। तो इसमें जिस तरह से मैंने आपको टेबल वाले क्वेश्चंस कराए, उससे सारे माइक्रोब्स के नाम और कौन सी कैटेगरी में आता है, उसका क्या मेडिसिनल यूज है, उसकी प्रोडक्शन, वो किस चीज का प्रोडक्शन करता है और उस प्रोडक्ट का क्या यूज है, उसके बारे में आपने जाना। आशा करती हूँ उसको अच्छे से आप नोट करते हुए चल रहे होंगे, जिससे आपको एग्जाम के टाइम पे रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और आगे उन्हीं क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 29 है, आइडेंटिफाई ए बी सी डी ई एंड एफ इन द टेबल गिवन बिलो। जो नीचे टेबल दी हुई है उसमें आपका ऑर्गेनिज्म का नाम, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल उससे कौन सा मिलता है और उसका क्या यूज है, ये आपको 3 लाइनों में पूछा गया है, जिसमें ज्यादातर ब्लैंक ही है, कुछ ही कुछ बताया गया है। हर एक लाइन में केवल एक चीज बताई गई है। जैसे कि ए में आपका ऑर्गेनिज्म का नाम बताया गया है मोनास्कस परप्यूरियस। मोनास्कस परप्यूरियस एक प्रकार का ईस्ट है और उससे क्या बायोएक्टिव मॉलिक्यूल मिलता है और उसका क्या यूज है, वो दोनों आपसे पूछा गया है। तो ए में आप फिलअप करेंगे, स्टैटिन्स नाम के बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स मिलते हैं इसमें और वो कहाँ पे यूज होते हैं, दे आर यूज्ड एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट। वो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट के रूप में काम करते हैं। ठीक है। सी में, सी वाली लाइन में आपका केवल एक चीज लिखा गया है, एंटीबायोटिक, मतलब किसी एंटीबायोटिक के बारे में बात हो रही है, तो वहां पे आप लिख सकते हैं ऑर्गेनिज्म में आप लिख सकते हैं पेनिसिलियम नोटेटम और उससे मिलने वाली बायोएक्टिव मॉलिक्यूल यानी कि उससे मिलने वाली एंटीबायोटिक को आप लिखेंगे पेनिसिलिन, जो क्या है, एक प्रकार की एंटीबायोटिक के रूप में जिसका यूज किया जाता है। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल में थर्ड लाइन में आपका लिखा हुआ है साइक्लोस्पोरिन ए, और साइक्लोस्पोरिन ए का किस ऑर्गेनिज्म से ये आपको मिलता है और इसका क्या यूज है, उन चीजों के बारे में लिखना है। तो ई में आप लिखेंगे उस ऑर्गेनिज्म का नाम जिससे साइक्लोस्पोरिन ए आपको मिलता है, वो है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से आपको साइक्लोस्पोरिन ए नाम का बायोएक्टिव मॉलिक्यूल मिलता है, जो किस रूप में यूज किया जाता है मेडिकल फील्ड में, यूज्ड एज एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के टाइम पे उन पेशेंट्स में ये साइक्लोस्पोरिन ए इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के रूप में यूज होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, मेंशन द प्रोडक्ट एंड इट्स यूज प्रोड्यूस्ड बाय ईच ऑफ द माइक्रोब्स लिस्टेड बिलो। स्ट्रेप्टोकोकस, लैक्टोबैसिलस और सैक्रोमाइसीस सेरेविसी। स्ट्रेप्टोकोकस क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस प्रोडक्ट उसका क्या है? स्ट्रेप्टोकाइनेज। ये कहाँ पे यूज होता है? स्ट्रेप्टोकोकस से आपका स्ट्रेप्टोकाइनेज नाम का प्रोडक्ट बनता है, जो आपका क्लॉट बस्टर के रूप में यूज होता है। यदि किसी भी पेशेंट में इट इज यूज्ड एज अ क्लॉट बस्टर फॉर रिमूविंग द क्लॉट्स from the blood vessels of patients suffering from myocardial infarctions। यानी कि ये जो स्ट्रेप्टोकाइनेज नाम की प्रोडक्ट निकलती है स्ट्रेप्टोकोकस से, इसका यूज क्लॉट बस्टर के रूप में किया जाता है, यानी कि क्लॉट्स को रिमूव करने के लिए किया जाता है। और वो क्लॉट्स कहाँ पे पाए जाते हैं? वो आपके ब्लड वेसल्स में। अगर किसी व्यक्ति के हृदय की मांसपेशियों में कहीं कोई प्रॉब्लम हुई हो, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ हो, तो वहां पे ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड क्लॉट हो जाता है, उस ब्लड क्लॉट को रिमूव करने के लिए एज अ क्लॉट बस्टर स्ट्रेप्टोकाइनेज का यूज किया जाता है। ठीक है। लैक्टोबैसिलस आप सबको पता है, सबसे सिंपलेस्ट इसका यूज जो शुरुआत में ही बता दिया गया, आपके दैनिक जीवन में भी नैतिक तौर पे यूज हो रहा है, डेली यूज होता है। लैक्टोबैसिलस प्रोडक्ट उसका क्या है? लैक्टिक एसिड।
लैक्टिक एसिड क्या करता है? It is used to convert milk into curd and improves nutrient quality of curd by enriching it with vitamin B12. लैक्टोबैसिलस जो है वो प्रोडक्ट उससे बनता है आपका लैक्टिक एसिड, और कहाँ पे यूज होता है? मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि दूध को दही में बदलने के लिए और उसकी पोषक गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। और उस पोषक गुणवत्ता में क्या चीज बढ़ जाती है? विटामिन B12 का कंटेंट जो है वो दही में बढ़ जाता है। वो किसके कारण होता है? लैक्टोबैसिलस से निकलने वाले प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड के कारण होता है। नेक्स्ट है सैक्रोमाइसीस सेरेविसी। सैक्रोमाइसीस सेरेविसी एक प्रकार की ईस्ट है जिससे जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट मिलता है हमें, उसका नाम है एथेनॉल। और एथेनॉल जो है ब्रेड मेकिंग और बीवरेजेस के मेकिंग में यूज होता है। एज अ फर्मेंटेशन के लिए किया जाने वाला, इसको यूज करते हैं फर्मेंटेशन कराने के लिए इंडस्ट्रियल तौर पे, यानी कि बेकरी इंडस्ट्री में और बीवरेजेस इंडस्ट्री में। बीवरेजेस इंडस्ट्री का मतलब आपका अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाने से है, जिसमें बहुत सारे अल्कोहलिक ड्रिंक्स इसमें आ जाते हैं। यहाँ पे फ्रेश जूसेस और माल्टेड सीरियल्स को फर्मेंटेशन कराने के लिए इस सैक्रोमाइसीस सेरेविसी नाम की ईस्ट का यूज किया जाता है, जिससे प्रोडक्ट के रूप में एथेनॉल निकलती है और वही उस ड्रिंक को तैयार करने के लिए उपयोगी साबित होती है। इसी प्रकार से बेकरी की इंडस्ट्री में, ब्रेड मेकिंग में भी इसका यूज किया जाता है फॉर फर्मेंटेशन। जब ब्रेड मेकिंग के लिए बेकरी के इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है तो इसी सैक्रोमाइसीस सेरेविसी को आप बेकर्स ईस्ट के नाम से जानते हैं। और जब इसी सैक्रोमाइसीस सेरेविसी का यूज बीवरेजेस के बनाने के लिए, अल्कोहलिक ड्रिंक्स को बनाने के लिए, उनके फर्मेंटेशन के लिए यूज किया जाता है, तो उस इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियल पैमाने पर इसका यूज किया जाता है, इसलिए इसको ब्रूअर्स ईस्ट के नाम से भी जानते हैं। इसी इंफॉर्मेशन में 3-4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस छुपे हुए हैं, तो ध्यान से चीजों को नोट करते चलेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन के साथ साथ आपकी यहाँ पे कंपटीशन की भी प्रिपरेशन साथ साथ होती चलती। डिस्क्राइब हाउ बायोगैस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एक्टिवेटेड स्लज। एक्टिवेटेड स्लज से कौन कौन सी स्टेप्स होती हैं जिसके बाद बायोगैस का फॉर्मेशन हो जाता है? स्क्रीन पर देखेंगे, अ स्मॉल पार्ट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज is pumped into the aeration tank to serve as inoculum। ठीक है, इनोक्यूलम शब्द का मतलब आप सभी को पता है। इनोक्यूलम का मतलब होता है किसी भी चीज को बढ़ाने के लिए उसका छोटा सा पार्ट जो यूज किया जाता है वो इनोक्यूलम कहलाता है। जैसे दही के जामन को भी आप इनोक्यूलम कहते हैं या स्टार्टर कह सकते हैं उसको। द स्मॉल part of activated sludge is pumped into the aeration tank to serve as inoculum. It grows into flows and consumes organic matter to reduce BOD। एक छोटा सा पार्ट एक्टिवेटेड स्लज का एरेशन टैंक में वापस से पंप बैक कर दिया जाता है इनोक्यूलम के रूप में, और उसके कारण वहां पे फ्लोज ग्रो कर जाते हैं, यानी कि एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, और उसके बाद वो फिर बाद में जाके ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करके बीओडी को रिड्यूस करने का काम करते हैं। द रिमेनिंग मेजर पार्ट ऑफ स्लज इज पम्प्ड इनटू लार्ज टैंक्स कॉल्ड एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर्स। जो बचा हुआ बहुत भारी भाग है स्लज का, वो बड़े से टैंक में शिफ्ट कर दिया जाता है जहां पे एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर्स होते हैं, जहां पे जिसको हम क्या कहते हैं, एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर कहते हैं। और यहाँ पे एनाएरोबिक बैक्टीरिया जो है वो क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल जो स्लज के अंदर मौजूद कार्बनिक पदार्थ हैं उसको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। जब एनाएरोबिक बैक्टीरिया स्लज के अंदर मौजूद कार्बनिक पदार्थों का डाइजेशन कर रहे होते हैं, ड्यूरिंग दिस डाइजेशन द बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस अ मिक्सेस ऑफ गैसेस
जब एनारोबिक बैक्टीरिया, ध्यान से सुनेंगे, जब एनारोबिक बैक्टीरिया स्लज के अंदर उपस्थित कार्बनिक पदार्थों का डाइजेशन कर रहे होते हैं, उस टाइम पे वो एनारोबिक बैक्टीरिया कुछ गैसेस का मिक्सचर प्रोड्यूस करते हैं। जो गैसेस हैं आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड, और ये तीनों गैस मिल करके बायोगैस बनती हैं। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट है, हाउ डज एक्टिवेटेड स्लज गेट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट। सेकेंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, एक्सप्लेन हाउ दिस स्लज इज यूज्ड इन बायोगैस प्रोडक्शन। यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट में, वाहित मल उपचार में किस प्रकार से एक्टिवेटेड स्लज जो है वो बनता है, और दूसरा उसका पार्ट है व्याख्या करिए कि कैसे स्लज जो है वो बायोगैस प्रोडक्शन में यूज होता है। ये दो क्वेश्चंस, दो पार्ट में है एक ही क्वेश्चन, उसका आंसर कैसे लिखेंगे, पॉइंट वाइज लिख देंगे। The primary effluent is passed into large aeration tanks. Due to the constant agitation, flows formation occur, which are masses of bacteria associated with fungal hyphae. प्राइमरी इफ्लुएंट जो लार्ज एरेशन टैंक में डाला जाता है, वहां पे कांस्टेंट वॉशिंग मशीन वाली प्रोसेस होती रहती है, एजिटेशन होती है, जिसमें एयर का फ्लो भी कराया जाता है और वहां पे फ्लोज का फॉर्मेशन हो जाता है। फ्लोज क्या होते हैं? बहुत बड़ी संख्या में मासेस ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, जो किसके साथ, जिसके साथ फंगल हाइफी अटैच होती है, एसोसिएटेड होती है। ठीक है, these microbes consume sufficient quantity of organic matter and thereby reduce BOD. ये माइक्रोब्स जो है वो sufficient quantity of organic matter को कंज्यूम कर लेते हैं और इसीलिए BOD जो है वो रिड्यूस हो जाती है। Once the BOD of sewage water gets reduced significantly, the effluent is passed into a settling tank. जब BOD सीवेज वाटर की रिड्यूस हो जाती है तो जो इफ्लुएंट होता है उसको सेटलिंग टैंक में पास करा दिया जाता है, जहां पे बैक्टीरियल फ्लोज जो हैं वो सेडिमेंटेशन के थ्रू नीचे पेंदी में बैठ जाते हैं, और वो सेडिमेंट जो पेंदी में बैठा हुआ होता है वो क्या कहलाता है? एक्टिवेटेड स्लज कहलाता है। बायोगैस का फॉर्मेशन, सेकेंड पार्ट पे हम आ जाएंगे। बायोगैस का फॉर्मेशन एक्टिवेटेड स्लज से कैसे होता है? अ स्मॉल पार्ट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज इज पम्प्ड इनटू द एरेशन टैंक टू सर्व एज इनोक्यूलम। थोड़ा सा पार्ट एक्टिवेटेड स्लज का एरेशन टैंक में वापस भेज दिया जाता है, और बाकी का जो पार्ट होता है उसमें फ्लोज की ग्रोथ होती है, यानी कि उन एरोबिक बैक्टीरियाज की ग्रोथ होती है जो ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करके BOD को रिड्यूस करने का काम करते हैं। द रिमेनिंग मेजर पार्ट ऑफ स्लज इज पम्प्ड इनटू लार्ज टैंक्स कॉल्ड एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स। और जो बचा हुआ स्लज का भाग है वो कहाँ पे करा दिया जाता है? लार्ज टैंक्स में भेजा जाता है, जहाँ पे एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स जिसको हम कहते हैं उस लार्ज टैंक्स को। और यहाँ पे क्या होता है? एनारोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट द ऑर्गेनिक मटेरियल ऑफ द स्लज। यहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरिया यानी कि आपके अवायवीय बैक्टीरिया जिनको सांस लेने के लिए, जिनको रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, वो कौन से बैक्टीरिया होते हैं? एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं। डाइजेस्ट कर लेते हैं वो कार्बनिक पदार्थ को जो किसमें मौजूद होता है? स्लज में प्रेजेंट कार्बनिक पदार्थ को डाइजेस्ट कर लेते हैं। कहाँ पे? एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स में। और उसके बाद ड्यूरिंग दिस डाइजेशन द बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है, लास्ट पॉइंट, इस पाचन प्रक्रिया के दौरान जहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरिया कार्बनिक पदार्थों का पाचन कर रहे थे, तो उस समय पे आप सभी को पता है कि उस समय पे जब भी ये प्रक्रिया हो रही होती तो कुछ न कुछ प्रोडक्ट बनता है। बैक्टीरिया के द्वारा
कुछ गैसेस का मिक्सचर प्रोडक्ट के रूप में निकलता है, और वो प्रोडक्ट क्या होते हैं? वो होते हैं आपके मिक्सचर ऑफ गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड विच फॉर्म द बायो गैस। तीनों गैसेस मिलकर के बायोगैस का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? हाउ आर फ्लोज प्रोड्यूस्ड इन द सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट ऑफ द सीवेज? एक्सप्लेन देयर रोल। किस तरह से फ्लोज जो है वो प्रोड्यूस होते हैं द्वितीयक उपचार के दौरान, जब सीवेज के प्लांट में वाहित मल के द्वितीयक उपचार के दौरान किस तरह से फ्लोज का निर्माण होता है, और एक्सप्लेन देयर रोल, उनकी भूमिका के बारे में बताइए। द इफ्लुएंट, आंसर लिखेंगे, द इफ्लुएंट obtained from primary treatment, the effluent obtained from primary treatment is passed into large aeration tanks where it is constantly agitated and air is pumped into it. ये आपका इफ्लुएंट जो प्राइमरी ट्रीटमेंट से आपको मिलता है वो लार्ज एरेशन टैंक्स में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जहां पे ये कॉन्स्टेंटली निरंतर उसके अंदर वॉशिंग मशीन वाली, जिस तरह से वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने के लिए जो गति होती है उस गति को हम एजिटेशन कहते हैं, और एजिटेशन वाली गति होती रहती है और उसके अंदर एयर जो है वो भेजी जाती है, और इसके कारण वहां पे क्या होता है? दिस अलाउज रैपिड ग्रोथ ऑफ एरोबिक माइक्रोब्स। इसलिए वहां पे वायवीय सूक्ष्म जीव जो है उनकी रैपिड ग्रोथ होती है फ्लोज के रूप में। ठीक है, तो फ्लोज बन गए। फ्लोज क्या करते हैं? फ्लोज कंज्यूम ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द सीवेज एंड रिड्यूस द बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। फ्लोज जो है वो ऑर्गेनिक मैटर जो सीवेज के अंदर प्रेजेंट है उसको कंज्यूम कर लेते हैं और उसके साथ साथ बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को भी कम कर देते हैं। When BOD of sewage is reduced, जब वाहित मल का बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड घटता है या BOD घटता है, तब इफ्लुएंट इज पास्ड इनटू अ सेटलिंग टैंक। तब इफ्लुएंट को जो है एक सेटलिंग टैंक में पास करा दिया जाता है, वेयर द फ्लोज आर अलाउड टू फॉर्म द एक्टिवेटेड स्लज। तो वहां पे फ्लोज जो हैं वो जो पेंदी में बच गया मटेरियल है उसको एक्टिवेटेड स्लज के रूप में बदल देते हैं। एक्सपैंड BOD, बार बार इस शॉर्ट फॉर्म का यूज हो रहा है, तो क्वेश्चन में क्लियर यही पूछ लिया। एक नंबर के क्वेश्चन में इसको अलग से भी पूछा जा सकता है कि BOD को एक्सपैंड BOD यानी पूरे तौर पे क्या कहते हैं? BOD को हम कहते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि BOD के घटने से आपको उन बैक्टीरियाज की संख्या पता चलती है जो कार्बनिक मटेरियल को डाइजेस्ट करते हैं। At a particular segment of a river near a sugar factory, the BOD is much higher than the normal level. What is it indicative of? What will happen to the living organism in this part of the river? पूछा जा रहा है कि एक ऐसी नदी का एक ऐसा पार्ट जिसके आसपास शुगर फैक्ट्री है, वहां पे BOD जो है वो ज्यादा होती है नॉर्मल लेवल से, और ये किस चीज का संकेतक है? इससे आपको क्या संकेत मिलते हैं? और उस पार्ट में रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो नदी में रहते हैं उनका क्या, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उनके साथ क्या होगा? थर्ड पार्ट पूछा जा रहा है, अंडर व्हाट कंडीशंस विल बी द BOD बी लोअर्ड इन द रिवर, हाउ विल इट अफेक्ट द एक्वेटिक लाइफ? अभी तक हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की बात कर रहे थे, लेकिन क्वेश्चन आया कि अगर नदी में BOD का लेवल बढ़ गया तो नदी में BOD का लेवल कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? वो किस तरह से जलीय जंतुओं पर प्रभाव डालते हैं
और एक कंडीशन बताई गई कि अगर किसी भी नदी के आसपास कोई शुगर फैक्ट्री है, वहां पे बीओडी का लेवल उस एरिया में बढ़ता है नदी में, तो उससे क्या नुकसान होता है। पहला क्वेश्चन था बीओडी को एक्सपेंड करने का, वो आपने लिख लिया बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये आपका बीओडी का फुल फॉर्म है। सेकेंड पार्ट पूछा गया द हायर बीओडी इंडिकेट्स, उस नदी के एरिया में जहां पे कोई शुगर की फैक्ट्री है, द हायर बीओडी इंडिकेट्स, हायर बीओडी क्या संकेत देता है, क्या इंडिकेट करता है, दैट हाई ऑर्गेनिक मैटर इन रिवर, अगर किसी नदी के किसी स्पेसिफिक पार्ट का बीओडी लेवल नॉर्मल लेवल से ज्यादा है, तो वो आपको ये संकेत देता है कि उस एरिया में ऑर्गेनिक मैटर नदी के अंदर ज्यादा है, कार्बनिक पदार्थ जो है वो नदी के अंदर ज्यादा है। आपको स्क्रीन में बच्चों इंग्लिश में दिखाई पड़ रहा है, मैं एक एक शब्द को इंग्लिश में पढ़ती हूँ और उसके बाद आपको हिंदी में भी समझाती हूँ, तो समझ, आप मेरी आवाज पे ध्यान रखेंगे, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि पढ़ भी सकते हैं आप, क्लास 12th में हैं, और समझ भी सकते हैं। मैं उसको हिंदी में समझाते हुए भी चल रही हूँ ताकि आपकी दोनों लैंग्वेज में बाइलिंगुअल आपकी तैयारी हो सके। आगे बढ़ते हैं। द हायर बीओडी इंडिकेट्स हाई ऑर्गेनिक मैटर इन रिवर। इस बॉक्स पे ध्यान रखेंगे, ये बॉक्स जहां जहां जाता है मैं वही वही वर्ड पढ़ रही होती हूँ। अगर किसी स्पेसिफिक नदी के एरिया में बीओडी का लेवल नॉर्मल लेवल से बढ़ जाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि उस स्पेसिफिक नदी के सेक्शन में क्या है, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा ज्यादा है। जितना ज्यादा कार्बनिक पदार्थ होते हैं उतना ही ज्यादा उसका बीओडी का लेवल भी होता है। माइक्रोब्स इन्वॉल्व्ड इन द बायोडिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर बॉडी कंज्यूम अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन। तो वो माइक्रोब्स जो बायोडिग्रेडेशन में ये ऑर्गेनिक मैटर को पचाने में या खत्म करने में या खाने में यूज होते हैं, वो क्या करते हैं, क्योंकि वो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, वो एरोबिक माइक्रोब्स होते हैं, वायवीय सूक्ष्म जीव होते हैं, यानी कि अपनी इस प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन की डिमांड होती है उनके पास, तो इसलिए वो उस वाटर बॉडी के उस स्पेसिफिक पार्ट की बहुत सारी घुली हुई ऑक्सीजन को भी कंज्यूम कर लेते हैं। ड्यू टू दिस, इसके कारण अ शार्प डिक्लाइन अकर इन द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, इसलिए उस एरिया में एक बहुत तेज डिक्लाइन अकर दिखाई पड़ता है। जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो बहुत ज्यादा घट जाती है। अब उसका प्रभाव जलीय जंतुओं पर उस एरिया में कैसे पड़ेगा? This leads to killing of fish and other microorganisms in that part of river. इसके कारण क्या हो सकता है? इसके कारण उस स्पेसिफिक क्षेत्र के नदियों में पाई जाने वाली जो मछलियां हैं वो मारी जाती हैं, और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी इस पार्ट ऑफ रिवर में सुरक्षित नहीं रहते। क्लास 12th के बच्चे हैं, आपको बंगाल का आतंक, ये जो स्पेसिफिक टॉपिक, इस पर टिप्पणी भी पूछी गई है कई बार। उस केस में क्या हुआ था? उस केस में यही हुआ था कि जलकुंभी जैसा पौधा जो बहुत ज्यादा ग्रो कर गया, इतना ज्यादा ग्रो कर गया कि उसके पानी में, जिस जगह पे ग्रो किया वहां पे पानी में ऑक्सीजन बिल्कुल लेवल 0 हो गया, और उसके अंदर बहुत बड़े पैमाने पर एक ही साथ मछलियां जो है वो मारी गई थी। थर्ड पार्ट का क्वेश्चन का आंसर है बीओडी ऑफ वाटर बॉडी डिक्रीजेस व्हेन द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर डिक्रीजेस। जब भी किसी पानी के स्रोत का बीओडी डिक्रीज होता है, यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कम होती है, तो इसका मतलब कि उस पानी के स्रोत में ऑर्गेनिक मैटर कम हो रहे हैं, यानी कि प्रदूषण की मात्रा कम होने से मतलब है कि बीओडी का लेवल कम होता है। Thus, microbes do not need oxygen for its decomposition, है ना? तो उस समय क्या होता है, माइक्रोब्स तो प्रेजेंट होते हैं लेकिन उनको
उस कार्बनिक पदार्थों के डिकम्पोजिशन के लिए ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड नहीं होती है ड्यू टू द डिक्रीज्ड बीओडी, और इस बीओडी के कम होने के कारण एक्वेटिक लाइफ विल स्टार्ट फ्लोरिशिंग। एक्वेटिक लाइफ जो है, जलीय जीवन जो है वो ठीक ठाक चलने लगता है। ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन, इसमें खाली क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि आंसर के बारे में हम बहुत चर्चा कर चुके हैं। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, जैसे एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सीवेज वाटर ट्रीटमेंट बिफोर इट कैन बी डिस्चार्ज्ड इनटू नेचुरल वाटर बॉडीज, व्हाई इज दिस ट्रीटमेंट इसेंशियल। यानी कि वो आपका वाहितमल उपचार की प्रक्रिया के बारे में पूरा पूछ रहा है कि जब प्राकृतिक किसी पानी के स्रोत में सीवेज वाटर को डालने से पहले कौन सा उपचार करने की जरूरत है, उस प्रोसेस को पूरा पूछ रहा है। और पूछ रहा है कि व्हाई इज दिस ट्रीटमेंट इसेंशियल, यानी कि ये जो वाहितमल उपचार की प्रक्रिया है ये जरूरी क्यों है, ये इसेंशियल क्यों है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो आपको पता है कि जो सीवेज वाटर ट्रीटमेंट है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में आपको पूरा पढ़ाया गया है। आप उसका डायग्राम बना करके, उस डायग्राम के थ्रू आप लर्न करेंगे द प्रोसेस ऑफ सीवेज वाटर ट्रीटमेंट बिफोर बीइंग डिस्चार्ज्ड इनटू नेचुरल वाटर बॉडीज। सीवेज ट्रीटमेंट इंक्लूड्स फॉलोइंग स्टेप्स। आपका सीवेज वाटर ट्रीटमेंट जो पानी में गंदे पानी को डालने से पहले, किसी भी प्राकृतिक जल के स्रोत में गंदे पानी को डालने से पहले जो उपचार किया जाता है, जो प्रक्रिया की जाती है वो क्या है, उसको आप समझ सकते हैं डायग्राम के माध्यम से। डायग्राम को आप अच्छे से लर्न कर लेंगे तो उससे क्या होगा, आपको याद हो जाएगा। उससे क्या हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो जब आपको याद हो जाती है कोई चीजें तो उसके बाद आप परेशान नहीं होते हैं। ठीक है, आप सबको पता है कि अगर कोई नोट करना चाहे तो वो नोट कर सकता है, लेकिन मैं आपको उसको ब्रीफ में हिंदी में एक्सप्लेन कर देती हूँ। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, बहुत ध्यान से सुनेंगे। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में आपका दो चरण होते हैं। कौन कौन से चरण होते हैं? एक तो होता है आपका प्राथमिक उपचार और दूसरा होता है आपका सेकेंडरी ट्रीटमेंट या द्वितीयक उपचार। ठीक है, प्राथमिक उपचार में क्या होता है, देखिए आप सबको पता है कि जो सीवेज है, अर्बन वेस्ट वाटर है, ये सब डिस्पोज ऑफ करना होता है। आप सबको ये भी पता है कि जितने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की जरूरत है अभी उतने नहीं बन पाए हैं, और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की जो टेक्नोलॉजी होती है, नेचुरल टेक्नोलॉजी, वो किसी भी मैन मेड टेक्नोलॉजी को अभी तक बीट नहीं कर पाई है। ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बहुत ज्यादा संख्या में लगने चाहिए, है ना, ताकि क्या हो सके, जो वाटर है उसको उसके प्रदूषण की मात्रा को कम करके तब उसको किसी प्राकृतिक स्रोत में छोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, तो वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट, उसका मतलब क्या है कि सीवेज में जो प्रेजेंट हो गए हैं प्रदूषक, उनको, उनकी लेवल को कम करना। ठीक है, तो वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट जो है वो कैसे होता है ना, वो कैसे होता है, आपका अलग अलग स्टेप्स में होता है। कैसे? वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट सीवेज में प्राकृतिक रूप से प्रेजेंट जो हेट्रोट्रॉपिक माइक्रोब्स होते हैं, यानी कि विषम पोषी सूक्ष्म जीव होते हैं, उनके द्वारा किया जाता है ना। कोई मैन मेड चीज नहीं डाली जाती है, जो उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट विषम पोषी सूक्ष्म जीव होते हैं, उन्हीं के द्वारा ये ट्रीटमेंट जो है वो किया जाता है। अब ये ट्रीटमेंट होता है 2 स्टेजेस में। फर्स्ट स्टेज कहलाती है आपकी प्राथमिक उपचार या प्राइमरी ट्रीटमेंट। फर्स्ट स्टेज क्या कहलाती है? प्राथमिक उपचार या प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या है, इसमें बेसिकली सीवेज से फिजिकली बड़े छोटे जो पार्टिकल्स हैं उनका फिल्ट्रेशन किया जाता है। फर्स्ट स्टेप में लिखेंगे प्राइमरी ट्रीटमेंट, पूरा वाक्य ना लिखते हुए
प्राइमरी ट्रीटमेंट यानी प्राथमिक उपचार में डैश लगा के नंबर 1 पे लिख देंगे फिल्ट्रेशन और नंबर 2 पे लिख देंगे सेडिमेंटेशन। यानी पहले स्टेप में क्या होता है, छोटे बड़े जो भी फिजिकली पार्टिकल्स हैं उनका फिल्ट्रेशन कर दिया जाता है, जाली लगा लगा के उसके अंदर जो छोटे छोटे पन्नी है, पॉलीथीन बैग है, ये सब चीजें उसको फिल्टर करके अलग कर दिया जाता है ना। और इसके लिए कई अलग अलग स्टेज, बहुत सारी जालियां लगा के ये काम करना पड़ता है। शुरुआत में जो फ्लोटिंग डेब्रिस होता है ना, उसको सीक्वेंस में फिल्टर कर करके रिमूव करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो सॉइल होता है, जैसे कंकड़ पत्थर होते हैं, धूल मिट्टी गंदगी होती है, उसको सेडिमेंटेशन के द्वारा रिमूव करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में आप लिख देंगे फिल्ट्रेशन। फर्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, इसको याद करने के लिए बिल्कुल कहानी की तरह याद कर लेना है बच्चों। उसके बाद आपको एग्जाम में अपनी लैंग्वेज में ही इसको लिखना है। फर्स्ट स्टेप जो है वो क्या है, फिल्ट्रेशन। और सेकेंड स्टेप, उसके अंदर घुले हुए धूल मिट्टी के कण और गंदगी को और छोटे छोटे कंकड़ों को, उनको सबको निकालने के लिए सेडिमेंटेशन का यूज किया जाता है। आपने बहुत बार देखा होगा नाली, जो जहां से पानी, गंदा पानी निकलता है, आपने देखा होगा कि नालियों की सफाई होती है, ठीक है। जब नालियों की सफाई होती है तो उसकी तली में बहुत सारा मटेरियल मतलब बैठ जाता है, जम जाता है, सेडिमेंटेशन। वो आखिर क्या चीज होती है, वो उस पानी के अंदर मिक्स वही चीजें हैं जो बहुत बारीक बारीक कंकड़ पत्थर, धूल और प्रदूषण, वही जो है सेडिमेंटेशन के थ्रू बैठ जाता है। तो यही स्टेप अगर ट्रीटमेंट प्लांट में कराया जाए, स्पेशली बड़े बड़े टैंक्स में कराया जाता है, तो जिस तरीके से होता है उसी को आप क्या कहते हैं, 2 प्रोसेस इसमें फॉलो होती है। पहला तो फिल्ट्रेशन यानी कि छानने की प्रक्रिया, और दूसरा आपका सेडिमेंटेशन, जिसको आप कहते हैं कि निथारने की प्रक्रिया। द फर्स्ट स्टेप इज टू रिमूव द फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स। पहला स्टेप क्या होता है, जैसे पॉलीथीन बैग्स को रिमूव करने का होता है स्टेप, जिसको आप फिल्ट्रेशन के थ्रू रिमूव करते हैं। बाय लेटिंग द सीवेज टू पास थ्रू वायर मेश स्क्रीन्स ऑफ सीक्वेंशियल स्मॉलर पोर साइज। वायर मेश स्क्रीन्स का मतलब जाली, और इसमें बहुत सारी जालियां लगा दी जाती हैं एक के, ताकि छोटे छोटे पोर साइज की, पहले थोड़ा बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ताकि जो गंदगी है वो जाली में ही रुक जाए, है ना। उसके बाद फिर वो सीवेज कहाँ पास करा दिया जाता है, ग्रिट चैम्बर में। चैम्बर में सीवेज को पास कराने के बाद वहां पे ग्रिट का क्या हो जाता है, सेडिमेंटेशन हो जाता है। यानी कि बहुत टाइम तक अगर पानी को, गंदे पानी को एक टैंक में छोड़ दिया जाता है तो उसके अंदर की गंदगी जो है वो तली में बैठ जाती है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, सेडिमेंटेशन कहलाती है। सेडिमेंटेशन के बाद जो नीचे बचता है वो क्या होता है, सीवेज इज देन अलाउड टू पास इनटू सेटलिंग टैंक, है ना। उसके बाद जो सीवेज है वो सेटलिंग टैंक में पहुंचा दिया जाता है, और सस्पेंडेड मटेरियल जो सेटल डाउन हो गए हैं नीचे, वो क्या कहलाते हैं, वो ही कहलाता है प्राइमरी स्लज। ये शब्द हमेशा ध्यान रखेंगे, वो आपका जो बचा है नीचे मटेरियल वो प्राइमरी स्लज कहलाता है। सभी सॉलिड्स जो नीचे बैठ जाते हैं, है ना, वो क्या कहलाता है, प्राइमरी स्लज कहलाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट फिर स्टार्ट हो जाता है। इफ्लुएंट इज देन टेकन फॉर द सेकेंडरी ट्रीटमेंट। उसका इफ्लुएंट जो है वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जाता है। इट इज बायोलॉजिकल प्रोसेस, ये एक जैविक प्रक्रिया है, क्योंकि यहाँ पे माइक्रोब्स का यूज हो रहा है। और हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, यानी सूक्ष्म जीव अब यहाँ पे क्या हेल्प करेंगे सीवेज वाहित मल के उपचार में, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में किस तरीके से वो हेल्प करते हैं बैक्टीरिया जो प्राकृतिक तौर पे सीवेज में पाए जाते हैं, नेचुरली अकरिंग हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरियाज होते हैं। इफ्लुएंट जो आपको मिलता है प्राइमरी ट्रीटमेंट के दौरान, उसको क्या किया जाता है, लार्ज एरेशन टैंक में फिर डाला जाता है। कहाँ डाला जाता है, लार्ज एरेशन टैंक में डाला जाता है, और वहां पे वॉशिंग मशीन वाली जो गति होती है एजिटेशन की, उस तरीके की गति हो रही होती है, और वहां पे लगातार हवा भी छोड़ी जाती है।
और इस हवा के छोड़ने के दौरान उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट वायवीय बैक्टीरिया जो होते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं, उनकी रैपिड ग्रोथ होती है कि उनको ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही होती है अच्छी, और इसके कारण से वो क्या करते हैं, दीज कंज्यूम द ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द सीवेज एंड रिड्यूस द सीओडी। अब बीओडी, उस प्रक्रिया में क्या होता है, जो कार्बनिक पदार्थ है सीवेज का, वो कंज्यूम कर लिया जाता है इन्हीं एरोबिक बैक्टीरिया के द्वारा, और उसके बाद सीवेज का क्या हो जाता है, कार्बनिक मैटर जब रिड्यूस होता है तो उसका बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या बीओडी भी रिड्यूस हो जाती है, यानी कि उसका पॉल्यूशन का लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है। उसके बाद इफ्लुएंट इज पास्ड इनटू सेटलिंग टैंक, इफ्लुएंट फिर सेटलिंग टैंक में भेजा जाता है, जहाँ पे फ्लोज जो हैं वो अलाउ करते हैं सेटल करने के लिए, और उसके बाद फिर क्या बनता है, एक्टिवेटेड स्लज, यानी स्लज में उन बैक्टीरिया की संख्या जो है वो बढ़ जाती है, वो एक्टिवेटेड स्लज कहलाने लगता है अब। और उसके बाद एक्टिवेटेड स्लज जिसमें बहुत मिलियंस की संख्या में एरोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं, उनको पंप बैक कर दिया जाता है फिर से एरेशन टैंक में, ताकि उसमें फिर से ये वाली प्रोसेस हो सके जिसमें बीओडी को घटाने के लिए एरोबिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, है ना। तो उसको क्या कहते हैं हम, इनोक्यूलम। इस शब्द को समझना बहुत जरूरी है। इनोक्यूलम शब्द कई जगह पे यूज होता है, और इसको बेसिकली आप समझ सकते हैं, जैसे हम दही में जामन को यूज करते हैं, उसमें मिलियंस ऑफ मिलियन बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, उस जामन में लैब ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, उसको हम कहते हैं इनोक्यूलम, यानी कि दही का जामन, या किसी भी बैक्टीरिया जिसमें इस इनोक्यूलम में एरोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर वापस से वही प्रक्रिया की जाती है, और सेकेंडरी ट्रीटमेंट को कंप्लीट करके क्या करते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में वाहित मल का उपचार किया जाता है। तो इस तरीके की प्राथमिक उपचार और द्वितीयक उपचार के बाद वाहित मल जो है वो थोड़ा सा पॉल्यूशन फ्री हो जाता है, और उसके बाद फिर उसको आप नदियों में छोड़ सकते हैं। तो हर प्रकार के प्रदूषित जल को उपचार करने के उपरांत ही किसी भी प्राकृतिक स्रोत में छोड़ा जाना चाहिए, ये बहुत ही आवश्यक है, और इसीलिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की संख्या को भी बढ़ाने की बहुत ज्यादा महती आवश्यकता है। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।